अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कल हमने लास्ट क्लास में देखा था, जो भी ग़िज़ा के अक़साम थे उनमें आज का जो मौजू है वो है टाइप्स ऑफ होलोज़ोइक न्यूट्रिशन। इसमें पहला होता है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स को देखना है। जो हार्बीवोर्स होते हैं उन उर्दू में सब्ज़ी खौर, जो सब्ज़ी पे डिपेंड होते हैं, हरी घास पे डिपेंड होते हैं। ये जानदार अपनी ग़िज़ा के लिए पौधों पर इन्हिसार या डिपेंड रहते हैं। अपनी ग़िज़ा जो है ये पेड़ पौधों से या हरी पत्तियों से लेते हैं और उनके ऊपर पूरी तरीके से इन्हिसार रहते हैं। जैसे गाय, हिरन, बकरी, हाथी वगैरह वगैरह ये जानवर इस कैटेगरी में आते हैं। दूसरे नंबर पे आता है कार्निवोर्स, या इसे उर्दू में बोलते हैं गोश्त खोर, जो दूसरे जानवरों का गोश्त अपनी ग़िज़ा के लिए लेते हैं। उन्हें गोश्त खोर या कार्निवोर्स कहते हैं। ये जानवर अपने खाने के लिए दूसरे जानवरों को खाते हैं। जो इन्हें तवानाई चाहिए, जो इन्हें ग़िज़ा चाहिए, उस ग़िज़ा को लेने के लिए दूसरे जानवरों का शिकार करते हैं और उनको खा लेते हैं, उनसे अपनी ग़िज़ा लेते हैं। मिसाल है शेर, चीते वगैरह जो जानवर होते हैं, ये दूसरे जानवरों को मारकर उनका शिकार करके अपनी ग़िज़ा उनसे लेते हैं। तीसरे नंबर पे आता है ओमनिवोर्स। ये वो जानवर हैं जो पौधों के साथ साथ हैवानात भी खाते हैं, मतलब जानवरों को भी खाते हैं पौधों के साथ साथ। पौधे, प्लांट और ये हरी सब्जियां वगैरह खाते हैं, उसके साथ साथ ये जानवरों को भी अपनी ग़िज़ा के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे जो ग़िज़ा लेने वाले होते हैं उन्हें ओमनिवोर्स कहते हैं। इनकी एग्जाम्पल मिसाल है इंसान। इसके बाद है पैरासिटिक न्यूट्रिशन या तफ़ीली या परजीवी तग़ज़िया। ये वो होते हैं, न्यूट्रिशन होता है जो ये ऐसे जानदार होते हैं जो दूसरे जानदार के जिस्म में रहकर अपनी खुराक या अपनी ग़िज़ा लेते हैं। इसे तफ़ीली या परजीवी तग़ज़िया कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल होता है अमरबेल। आपने देखा होगा जो अमरबेल पेड़ों के ऊपर उगाती है, वो अपना जो भी ग़िज़ा होती है वो दूसरे पेड़ से अपनी ग़िज़ा लेती है। और दूसरा होता है जूं, जो किसी भी जानदार के जिस्म में या बालों में हो जाती है और उससे अपनी ग़िज़ा लेती है। एग्जाम्पल है इसके टिक्स हैं, कसकटा है, लीचीज़ हैं, लाइस हैं, ये सब उसके मिसाल हैं। तीसरे नंबर पे आता है गंध खुराना तग़ज़िया, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। गंध खुराना जो किसी सड़े गले मुर्दा जानवरों से अपनी खुराक को लेते हैं, ऐसे ही तग़ज़िया को हम गंध खुराना तग़ज़िया या सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ये जानदार ज़्यादातर मुर्दा और सड़ी हुई चीज़ों से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। आपने देखा होगा कुछ बरसात के मौसम में मशरूम टाइप के कुछ प्लांट्स हो जाते हैं जो कि सड़ी गली पत्तियों पर, घास फूस के ऊपर उगाते हैं, उनसे अपनी ग़िज़ा लेते बनाते हैं। जैसे मशरूम या रेड ब्रेड माउल या राइजोप्स जो होते हैं, इसके ये क्या है, मिसाल हैं। इसके बाद आता है पेड़ पौधों में तग़ज़िया। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है प्लांट के अंदर, पौधों के अंदर किस तरीके से अपनी तग़ज़िया, अपनी ग़िज़ा को ये बनाते हैं, तैयार करते हैं। न्यूट्रिशन प्लांट हर जानदार को काम करने या ज़िंदगी के अमल को अंजाम देने के लिए किसी न किसी किस्म की तवानाई की ज़रूरत होती है या एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये तवानाई हमें खाने से हासिल होती है। ये एनर्जी जो मिलती है खाने से मिलती है। हम रोज़ाना तरह तरह के खाने खाते हैं, जैसे अनाज, दालें, फल, सब्जियां, दूध, गोश्त, अंडा वगैरह वगैरह हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। अपनी ग़िज़ा के लिए दूसरे जानदारों पर इन्हिसार नहीं रहते। ऐसे जो तग़ज़िया होता है पेड़ पौधों के अंदर होता है, पेड़ पौधे किसी दूसरे पर इन्हिसार नहीं होते, डिपेंड नहीं होते, वो अपना खाना जो है अपने आप ही तैयार करते हैं। पौधों के खाना बनाने की इस जो तग़ज़िया करने की जो उनकी पूरी एक प्रोसेस है, उसे बोलते हैं ज़ियाई तालीम, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ज़ियाई तालीम में क्या होता है, ज़ियाई तालीम दो अल्फाज से मिलकर बना है, जिसमें पहला होता है फोटो और दूसरा होता है सिंथेसिस।
फोटो का मतलब होता है जिया या रोशनी, फोटो का मीनिंग रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब है तालीफ या मिलावट। इस तरह जियाई तालीफ एक ऐसा हयात कीमियावी बायोकेमिकल प्रोसेस होता है जिसके जरिए हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को बतौर कच्चा माल इस्तेमाल करते हैं, सूरज की रोशनी और क्लोरोफिल की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा तैयार करते हैं। आपने देखा होगा जिस तरीके से हरे पौधे अपना जो खाना तैयार करते हैं उसकी एक प्रोसेस होती है, उनका किचन होता है, लीव्स जो उनकी पत्तियां होती हैं उनके अंदर अपना खाना तैयार करते हैं। उनको जो कच्चा माल की ज़रूरत होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, पानी होता है और क्लोरोफिल जो कि पौधों की हरी पत्तियों में क्लोरोप्लास्ट की रूप में उसकी फॉर्म में पाया जाता है। उसकी सब चीज़ों को मिलाने के बाद हरे पेड़ पौधे अपना खाना अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करते हैं। उस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं ज़ियाई तालीफ, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। यहाँ पे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे क्या है, हरा पौधा है। इस हरे पौधे को सूरज की रोशनी यहाँ से आ रही है और पौधों के अंदर बारीक बारीक पत्तियों में क्या होता है, सुराख होता है और उस सुराख को स्टोमेटा बोलते हैं। यहाँ से ये सनलाइट इसके अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वाटर ये पानी होता है और ये सब मिलने के बाद यहाँ रिएक्शन होती है। इनके बीच में यहाँ पे ये ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलती है और शुगर को ये अपनी तग़ज़िया के रूप में, एनर्जी के रूप में ये इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें पहला जो सबसे ज़रूरी जो अशिया है जो हरे पौधों को अपनी खुराक को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो होता है वो क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल दरअसल क्लोरोप्लास्ट में मौजूद होता है और क्लोरोप्लास्ट हमने बताया क्लोरोप्लास्ट हरे पौधों की पत्तियों में मौजूद होता है। ये सूरज की रोशनी की तवानाई, लाइट एनर्जी को जज्ब करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। जो हरे पौधों को सूरज की रोशनी मिलती है वो सूरज की रोशनी को ये क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जज्ब करता है। फिर सूरज की रोशनी को कीमियावी तवानाई या केमिकल प्रोसेस या केमिकल एनर्जी में तब्दील करता है। सूरज की रोशनी आई, उसने उसको एब्जॉर्ब किया, एब्जॉर्ब करने के बाद उसे केमिकल एनर्जी की तरह से उसको क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। पौधों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल की वजह से होता है। जो पौधे हरे दिखाई देते हैं वो क्लोरोफिल की वजह से दिखाई देते हैं। ये पूरा इसका डायग्राम दिया हुआ है, पौधे के पत्तियों के अंदर का पूरा ये डायग्राम है। दूसरे नंबर पे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है पौधों को अपनी खुराक बनाने के लिए, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के पत्तों की सतह पर छोटे छोटे सुराख मौजूद होते हैं। जो पेड़ पौधे की पत्तियां होती हैं वहाँ पे छोटे छोटे सुराख होते हैं जिन्हें स्टोमेटा इंग्लिश में बोलते हैं, जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा खुलते और बंद होते रहते हैं, खुलते भी हैं और बंद भी होते रहते हैं। जितनी ज़रूरत होती है कार्बन डाइऑक्साइड की उतनी ये जज्ब कर लेते हैं, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है तो ये अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं। क्लोरोप्लास्ट में दाखिल हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोप्लास्ट में बहुत से एंजाइमों की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को आपस में मुत्तहद करके इकट्ठा करके उनसे मिलने के बाद होकर कार्बोहाइड्रेट या शुगर में तब्दील कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जब पानी के साथ मिलता है उसके साथ मिलने के बाद ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर में तब्दील हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल पौधों को तवानाई फराहम करने में किया जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल पौधे करते हैं वो तवानाई फराहम करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पौधों के अंदर लगातार तरक्की होती है, ग्रोथ होती रहती है कार्बोहाइड्रेट की वजह से। वो कार्बोहाइड्रेट जो फ़ौरन इस्तेमाल नहीं होते उन्हें स्टार्च की शक्ल में ज़ख़ीरा स्टोर कर लिया जाता है। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होता है एट द टाइम यूज़ कर लिया जाता है, बाकी को स्टोर करके स्टार्च की फॉर्म में वहाँ पे ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। जानवरों में तवानाई को ग्लाइकोजन की शक्ल में ज़ख़ीरा किया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर स्टार्च की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लिया जाता है और जो जानवर होते हैं उनमें ग्लाइकोजन की शक्ल में ज़ख़ीरा कर लिया जाता है। तीसरे नंबर पे आता है पानी। पानी तो हर जानदार के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो पौधे हों, पेड़ पौधे हों या जानवर हों, इंसान हो, सबके लिए पानी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पानी की अहमियत बहुत ज़्यादा है क्योंकि पानी हमारी
बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पेड़ पौधों के जड़ों के ज़रिए मिट्टी से पानी को उठाया जाता है। आपने पढ़ा होगा पेड़ पौधों के अंदर एक जाइलम होता है, जो जाइलम पानी को जड़ों से खींचता है और ऊपर तक पौधों के सभी आज़ा तक उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। पानी को मॉलिक्यूल्स का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तकसीम हो जाते हैं। आगे जाकर ये पानी जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बट जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर ऑक्सीजन स्टोमेटा के ज़रिए क्रोह बार में मुंतशिर हो जाती है। फिर स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन जो होती है उन पत्तियों से बाहर निकल जाती है। ज़ियाई तालीफ की मजमूई मुसावत को झेल में तहरीर किया गया। ये रिएक्शन दी गई है। यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, प्लस यहाँ पर पानी लिया है उसके 12 मॉलिक्यूल्स हैं। क्लोरोफिल और सूरज की रोशनी के साथ यहाँ पर रिएक्शन हुई है, तो ये आपका ग्लूकोज बन गया और यहाँ पे पानी और ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाती है। इस पूरी प्रोसेस को ही हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। अभी हमने देखा कि पेड़ पौधों के अंदर किस तरीके से तग़ज़िया होती है, और उस पेड़ पौधों की तग़ज़िया के बारे में हमने अच्छी तरीके से जाना। अब हम देखेंगे इंसानों में तग़ज़िया किस तरीके से होती है। इस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, हम लोगों के अंदर किस तरीके से होती है। इंसानी ग़िज़ाइयात न्यूट्रिएंट वो अमल है जिसके ज़रिए इंसान तवानाई फ़राहम करते हैं ताकि जिस्मानी और ज़हनी नशोद व नुमा हो सके। जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो हम ग़िज़ा लेते हैं, उससे हमारी जिस्मानी और हमारी दिमागी दोनों तरह की हमें तवानाई हासिल हो सके, इसलिए हम क्या इंसान ये तग़ज़िया को करते हैं। इंसानी ग़िज़ायात में ऐसी ग़िज़ाओं को मरकब कंपाउंड होना चाहिए जो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्ज़ा को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई, विटामिन, मादनियात, फ़ाइबर और पानी को सही मिक़दार में प्रोवाइड या फ़राहम करे। हमने लास्ट देखा था जो भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, वाटर या फैट वगैरह जो भी हमारी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनको हमें उन कंपाउंड्स को उन मरकब करके हमारी जिस्म को वो मिलता है, उसे तग़ज़िया की फॉर्म में हम देखते हैं। ऐसी मुनासिब मक़दार में ग़िज़ा लेने को मुतवाज़न ग़िज़ा या बैलेंस डाइट कहते हैं। ऐसी ग़िज़ा जिसके अंदर ये सारे के सारे ग़िज़ाई हमारी अज्ज़ा जो हैं, हमारे आज़ा को मिलें, उसे हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। सेहतमंद नशो नुमा ग्रोथ के लिए आपको ऐसी ग़िज़ा खाना ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेहत अच्छी हो, आपकी ग्रोथ अच्छी हो, आपका दिमाग अच्छा हो, तो आपको ऐसी ग़िज़ा लेनी है जिसमें तमाम ज़रूरी अज्ज़ा सही तनासब में मौजूद हों, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स सही फॉर्म में आपको मिलते रहें, सही बैलेंस डाइट आपको मिलती रहे, वो ज़रूरी हैं। इसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उसे बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। और माइक्रो न्यूट्रिएंट जो होते हैं उसमें आपके विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं। विटामिन्स आपके जो होते हैं सोल्यूबल इन फैट, और दूसरा होता है विटामिन सोल्यूबल इन वाटर, जो फैट में घुल जाते हैं, जो चर्बी में वसा उसमें चिकनाई में घुल जाते हैं, उन्हें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये 4 विटामिन जो होते हैं ये आपकी चर्बी में घुलने वाले विटामिन हैं, और जो पानी में घुल जाते हैं वो विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसके साथ ही विटामिन सी, ये विटामिन हैं जो हमारी ग़िज़ा में होना ज़रूरी हैं, जिससे हमें अच्छी तरीके से तवानाई मिल सकती है। इसके साथ मिनरल्स होता है, मिनरल्स में हमें ज़रूरी होता है लोहा होता है, जो कि आपको हरी सब्जियों में, पालक वगैरह में, टमाटर में आपको मिलता है। कैल्शियम होता है जो आपकी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फास्फोरस होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, ये सब के सब, आयोडीन और तांबा, ये हमारे जिस्म की तवानाई के लिए हमारी ग़िज़ा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की हमारी ग़िज़ा में कमी है तो हमें सही तरीके से ग़िज़ा नहीं मिलेगी और हमें तवानाई नहीं मिलेगी। इसलिए हमें बैलेंस डाइट अपनी रोज़ाना अपनी ग़िज़ा में लेना ज़रूरी है। अब कार्बोहाइड्रेट को देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्यों ज़रूरी है। जैसा कि हम जानते हैं कि सेहतमंद तर ज़िंदगी के लिए मुतवाज़न ग़िज़ा ज़रूरी है, जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट शामिल हैं।
कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा हमारे ग़िज़ा में होता है। जब कार्बोहाइड्रेट ग़िज़ा में सबसे ज़्यादा होता है तो उसका फंक्शन, उसका वंग, उसका काम भी अलग होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी खुराक का एक लाजमी हिस्सा है। ये तमाम जानदारों में वाफिर मिकदार में पाया जाता है, जैसे पौधों की खलवी दीवार, गेहूँ, चावल, आलू और गन्ना वगैरह में होता है। मीठी चीज़ें जितनी होती हैं, शुगर होती है, आटा होता है, चावल होता है, उसके अंदर ये सब चीज़ें आपको मिलती हैं। ये जायके में मीठे होते हैं। कार्बोहाइड्रेट जितने होते हैं जायके में मीठे होते हैं, इसलिए इनको सेक्रम या सेक्राइड्स कहते हैं। सेक्रम कह सकते हैं या सेक्राइड्स भी कहते हैं, या शुगर भी कहा जाता है। ये सब हमें हमारी रोज़ाना की ग़िज़ा में शामिल होने वाले अज्जा हैं। बनावट, कार्बोहाइड्रेट एक बायोमोलिक्यूल्स है जिनमें एक तनासब, दो तनासब, एक इन तनासब में या रेशियो में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। या इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। 1:2:1। इसमें एक भाग ऑक्सीजन हो, हाइड्रोजन होगा, दो भाग एक भाग जो होगा इसमें कार्बन होगा, दो भाग हाइड्रोजन होगा और एक भाग इसके अंदर ऑक्सीजन होता है। कार्बोहाइड्रेट की दर्जबंदी का, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को किस तरीके से क्लासिफाइड किया गया, बांटा गया है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मिकदार के हिसाब से इन्हें इस तरीके से दर्ज झेल तरीके से इनको बांटा गया है। मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स और पॉलीसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स में क्या होता है, ओनली वन शुगर मॉलिक्यूल। इसमें जो होता है शुगर का या शक्कर का एक मॉलिक्यूल्स होता है, उसे मोनोसेकेराइड्स बोलते हैं। डाइसेकेराइड इसमें दो होंगे। पॉलीसेकेराइड इसमें दो या दो से ज्यादा चीनी के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। मोनोसेकेराइड्स क्या होते हैं, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज मिलता है मकई जो कॉर्न होता है, शहद, फल, फ्रूट्स में हमको ये देखने को मिलता है ग्लूकोज। फ्रक्टोज शहद, फल इसके अंदर देखने को मिलता है। गैलेक्टोज ये दूध के अंदर होता है। ये सब के सब क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके बाद आता है डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स हमें किन किन अशिया से मिलता है उसे हम देखते हैं। माल्टोज मशरूम से मिलता है ये। सुक्रोज गन्ने से, चुकंदर से, हमने देखा होगा जो गन्ने का रस होता है वो मीठा होता है और चुकंदर भी मीठा होता है, उसके अंदर भी हमें ये सुक्रोज मिलता है। लैक्टोज ये दूध के अंदर होता है, दूध के अंदर लैक्टोज शुगर होती है और ये दूध के अंदर पाया जाता है। रेफिनोज गोभी, सब्जियां वगैरह के अंदर ये हमें मिलता है। स्टार्च। अब आया हमारा पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड वो सेकेराइड्स होते हैं जिनमें दो या दो से ज़्यादा शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। जैसे ये आपका स्टार्च है, ये आलू, गेहूं, चावल इनके अंदर होता है, और सेलुलोज ये सलाद और कच्ची सब्जियों इसके अंदर हमें मिलता है। ये सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये हमें किसी न किसी तरीके से हमारी ग़िज़ा में शामिल करना चाहिए। अगर हम इन्हें अच्छे तरीके से अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं तो हमें एक बैलेंस डाइट मिल सकती है और उससे हमें अच्छी तरीके से तवानाई मिल सकती है और हम अच्छी तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। कागज, कपड़ा, नोट वगैरह सेलुलोज के बने होते हैं। ये सेलुलोज जो होता है हरी पत्तियों में होता है, घास फूस में होता है, और ये इसके जरिए ही हमने देखा होगा कागज बनता है, कपड़ा बनता है, और ये जो नोट होते हैं ये भी इसके बने होते हैं। तो पहला अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया हो कार्बोहाइड्रेट्स किससे मिलता है और इसका हमारी जिस्म के लिए कितनी अहमियत है, ये सब हमने यहाँ देखा। दूसरे नंबर पे आता है हमारे जो खाने में पाए जाने वाला, खाने में मौजूद जो भी अच्छी तग़ज़िया हमें होती है, जिससे हमें अच्छी तवानाई मिले, वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन एक ग़िज़ाइयत न्यूट्रिएंट है जो जिस्म के खलियों, सेल की नशो नुमा, मरम्मत करने और सही तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी है। हमारा जो जिस्म है वो खलियों से मिलकर बना है, और जो खलियाँ होती हैं, सेल होती हैं, वो कुछ टाइम बाद डैमेज हो जाती है, टूट फूट होती है उनके अंदर। जैसे हमने देखा हमारे आसपास, हमारे घर में कुछ चीज़ें टूटती हैं, फूटती हैं, फिर हम उसकी मरम्मत करते हैं, रिपेयर करते हैं। ऐसी हमारे जिस्म के अंदर जो खलियाँ होती हैं, सेल होती हैं, उनके अंदर भी टूट फूट होती है और उन टूट फूट को मरम्मत किया जाता है। और ये मरम्मत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो प्रोटीन होती है। काम करने के लिए ज़रूरी है हम लोग मुख्तलिफ किस्म के खाने खाकर प्रोटीन को आसानी से हासिल करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो खाते ही हैं, उसके साथ साथ हमारी डाइट में
हमारे ग़िज़ा में प्रोटीन भी होना ज़रूरी है। प्रोटीन जो हमें मिलती है वो सबसे ज़्यादा मिलती है दालों से, दूध से, गोश्त से, मछली, अंडे और जितने भी सब्जियां या सीड होते हैं उनके अंदर ये हमें सबसे ज़्यादा मिकदार में ये हमें प्रोटीन मिलती है। और प्रोटीन का काम जो होता है वो होता है हमारी जो खलियाँ होती हैं, जो हमारी जिस्म के अंदर जो सेल हैं उनके अंदर टूट फूट की मरम्मत करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन के ज़्यादा होने से बीमारियां हो, अब कभी कभी किसी चीज़ को ज़्यादती भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है और किसी चीज़ की कमी भी हमारे लिए नुकसान देती होती है। अगर हम किसी चीज़ को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो भी हमें नुकसान देती है, कम करेंगे तो वो ही नुकसान देगी। इसलिए अभी हमने देखा बैलेंस होना चाहिए, हर चीज़ का बैलेंस होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट का खाना कम हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का खाना कम हो जाएगा, जिसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाती है, जिससे कैंसर और ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। आजकल हम देखते हैं हमारे आसपास लोग सबसे ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो बीमारी से मशगूल हैं वो इसी बीमारियों में मुब्तला हैं। किसकी वजह से है ये? प्रोटीन की बढ़ने की वजह से। प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारियां, अगर बढ़ने से बीमारी होती है तो कमी से भी बीमारी होगी। वो कौन सी होती है? वो होती है क्वैशिकॉफ। इसमें बच्चों का हाथ पाँव बिला हो जाता है और पेट बाहर हो जाता है। हाथ पाँव कैसा हो जाता है? फूल जाता है, पेट बाहर हो जाता है। मेरास्मस, इसमें बच्चों की अजलात और जल्द ढीलापन हो जाता है, जो उनकी जल्द होती है, जो स्किन होती है वो ढीली हो जाती है। तो हमने प्रोटीन्स को देखा, प्रोटीन्स की कमी को देखा। प्रोटीन ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी बीमारी होती है, प्रोटीन कम करने से भी बीमारी होती है। अब हमें क्या करना है? अपनी अच्छी तवानाई के लिए अच्छी ग़िज़ा लेनी है और अच्छी ग़िज़ा में हमें उतनी ही मिकदार में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट लेना जितनी हमें ज़रूरत है। कभी कभी किसी चीज़ की ज़्यादती भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकती है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो चिकनाइयाँ, फैट्स है, जो हम लोग दूध से, तेल, घी, बटर जो भी हम इस्तेमाल करते हैं चिकनाई के लिए, उसको हम यहाँ से इस्तेमाल करते हैं चिकनाइयों में। चिकनाइयाँ एक किस्म की ग़िज़ा है जो आपको अपनी ग़िज़ा से मिलती है। जो हम लोग खाना खाते हैं उस खाने से हमें जो ग़िज़ा मिलती है उसमें चिकनाई भी होती है, और ये चिकनाई खाना ज़रूरी है। हालांकि बहुत ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह होती है। चिकनाई खाना ज़रूरी है लेकिन ज़्यादा खाना भी नुकसानदेह है। मैंने अभी आपको बताया था, जितना अगर हम किसी चीज़ की ज़्यादती करेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होती है, कमी करेंगे वो भी हमारे लिए नुकसानदेह होती है। चिकनाइयों के अफ़आल, फंक्शन ऑफ फैट्स, इनका काम क्या है, ये क्या फ़ैल करती हैं, इनका वर्क क्या है? पहला होता है ये जिल्द, स्किन के नीचे जमा होकर जिस्म को गर्म रखती है। हमारी जो जिस्म है, इसकी जो स्किन है, ये इस स्किन के अंदर फैट जमा होती है, चिकनाई जमा हो जाती है, और ये हमारी बॉडी का, हमारे जिस्म का टेम्परेचर बनाकर रखती है, उसे गर्म रखती है। ये जिस्म को खूबसूरत बनाती है और उसकी कमी से जिल्द सिकुड़ने लगती है। अगर हमारी जिस्म में चिकनाई नहीं होगी तो हमारे जिस्म में बनावट में, खूबसूरती में कमी आ जाएगी और हमारी जो जिल्द है, हमारी जो स्किन है वो सिकुड़ जाएगी, और सिकुड़ी हुई स्किन बहुत ही बुरी लगती है। अगला पॉइंट है ये जिस्म को चोट लगने से बचाती है। अगर जिस्म में कभी चोट लगती है ना तो हम देखते हैं कि हमारी जिस्म में हम गिरे, चोट लगने के बाद ये जो फैट होती है उसको थोड़ी प्रोटेक्ट करती है, उसको बचाती है। ये जिल्द और बालों को सेहतमंद रखती है। जो हमारे बाल होते हैं और जो हमारी जिल्द है, जो हमारी स्किन है, उसको क्या करती है? खूबसूरती देती है प्रोटीन। हमने देखा है बहुत सी हम चिकनाई वाली क्रीम अपने चेहरे पे लगाते हैं, हाथ पैरों पे लगाते हैं। जाड़ों के मौसम में इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमारे चेहरे पे जो भी खुश्की होती है उसको ये दूर कर देती है, इसलिए हम इसको भी देखते हैं। विटामिन के, ए, डी, ई को जज्ब करने में मदद मिलती है। जो विटामिन होते हैं उसको क्या करती है? ये एब्जॉर्ब कर लेती है, उनको मदद मिलती है। चिकनाइयों के ज़रिए सोर्सेज ऑफ फैट्स किस किस चीज़ से हमें मिलती है? ये काजू से मिलती है, नट्स से मिलती है, बादाम से मिलती है, मूंगफली से, मक्खन से, घी से, सरसों से, वगैरह वगैरह जो भी हमारे सीड्स होते हैं उनसे हमें मिलती है। उसके साथ साथ बटर,
चीज़, फैटी मीट्स एंड फिश, एवोकाडो, नट्स एंड सीड, चॉकलेट, इन सारी चीज़ों से हमें ये मिलती है। तो हमने यहाँ पे अपने खाने में, अपनी ग़िज़ा में कुछ अज्जा देखे जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनमें कुछ को हमने देखा, और बाकी इंशाअल्लाह कल की क्लास में हम इसके आगे का देखेंगे कि विटामिन्स जो है एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको आपको अच्छी तरीके से समझना है, उसे इंशाअल्लाह कल की क्लास में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ मैं जितना मैंने आपको समझाया इंशाअल्लाह आप लोगों की समझ में आ गया होगा, और आप अच्छे तरीके से इसको एक बार देख लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।